Hello class, myself Abhishek Kumar Yadav. Before we dive into the topics, I have like to express my gratitude to each of you for tuning in. Your support helps this channel grow and reach more learners. I am thankful for the opportunity to share this knowledge with you. Let's get start out to the topic that is a Mahalwari system. Now आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Mahalwari system. Before we go depth in Mahalwari, now I am to share some details, some basics of what is the Mahalwari system. Now ये महलवारी सिस्टम जो है वो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट जैसा ही एक टैक्सेस लॉ है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंडियन प्लेजेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर द टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द लोअर सेक्टर ऑफ इंडियन पीपुल इन 80th सेंचुरी और 90th सेंचुरी। जैसे कि हमने ये बात कर ली थी कि जब ब्रिटिश पूरी तरह इंडिया पे कॉन्कर कर चुका था तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो वास्ट पॉपुलेशन है वो है प्लीजेंट और स्मॉल फार्मर और लेबर का। तो ब्रिटिश ने सोचा कि हाउ उनको कैसे यहाँ से भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी और उसका मेन मोटो ही था कि उसे क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना, हाउ टू गेट मोर मनी फ्रॉम द इंडिया। तो उनका बेसिक कंक्लूजन यही निकला था कि प्लीजेंट से भी क्या करना होगा, टैक्स लेने होंगे। तो टैक्स लेने का क्या रूल होगा, कैसे टैक्स लिया जाएगा, उसके लिए एक सिस्टम आया था परमानेंट सिस्टम जिसे हमने देख चुके हैं। आज हम एक दूसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो है महलवारी सिस्टम। इसमें भी प्लीजेंट से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इसके क्या रूल थे और कैसे प्रोसेस होता था, आज हम इसके बारे में देखते हैं। नाउ वी गेट टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, महलवारी। महल दैट मीन्स अ विलेज। महल विच मीन्स अ विलेज। यहाँ पे महलवारी सिस्टम एक महल वर्ड आया है, MAHL, महल, उसका मतलब होता है विलेज। यानी कि ये सिस्टम एक गांव की यानी एक कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपुल दैट लिव अ प्लेस दैट इज नोन एज विलेज, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था एक सोसाइटी। जैसे कि विलेज में आप आज के जनरेशन विलेज में कैसी रहती है, वैसे ही पहले भी विलेज में लोग रहते थे और उनके ऊपर जब एक टैक्सेस सिस्टम आता है, लागू होता है, एक विलेज के सारे गांव के ऊपर एक टैक्सेस सिस्टम लागू होता है, उसको हम लोग कहते हैं महलवारी सिस्टम। लेकिन एक विलेज पे कैसे लागू होता है देखते हैं कि महलवारी सिस्टम में जो गांव में लोग होते थे, मान लेते हैं एक पीस ऑफ लैंड है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, तो गांव में रहने वाले जितने भी फार्मर होंगे वो सेम पीस ऑफ लैंड पे वर्क करेंगे। मतलब एक ही लैंड पे पूरे गांव के लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। और फिर इस यहाँ से जो प्रोडक्ट ग्रो होकर निकलेगा, जितना रिवेन्यू निकलेगा, वो गांव के सभी लोगों में बांट दिया जाएगा। तो इसलिए जब गांव के सभी लोग एक ही खेत पे काम कर रहे थे तो ब्रिटिश यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं लगा सकता। अगर मान लेते हैं यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लग जाएगा तो किस फार्मर से हम लोग कितना लेंगे, इस ग्रोथ रेट, रिवेन्यू रेट कैसे कलेक्ट किया जाएगा टैक्स के रूप में, इसमें कुछ क्वेश्चन थे। और वैसे भी ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे परमानेंट सेटलमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हो गई थी वह एक सीमा तक आके तय हो गई थी, यानी अब उससे ज्यादा वो टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा रिवेन्यू चाहिए था, तो उसने महलवारी सिस्टम को परमानेंट सिस्टम से कुछ अलग रखते हैं। तो लेकिन हम पहले अपना इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं। महलवारी सिस्टम में क्या होता है, महल मीन्स होता है एक गांव के लोग सेम पीस ऑफ लैंड पे, पूरे गांव के लोग एक ही पीस के लैंड पे वर्क करते थे और रिवेन्यू फिर बराबर बराबर बांट दिया जाता था। तो इसमें क्या था कि प्लेजेंट वैसे ही एक लैंड पे जैसे वो लोग वर्क करते थे, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड है, तो सारे प्लेजेंट एक ही लैंड पे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक लैंड पे प्लेजेंट काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे, लेकिन टैक्स कलेक्ट करेगा लंबरदार। परमानेंट सिस्टम में जमींदार था, लेकिन महलवारी सिस्टम में आता है लंबरदार। यानी पूरे गांव के लोग, गांव के एक लैंड था, पूरे गांव के लोग एक ही लैंड पे वर्क करते थे और वहां से वो लोग रिवेन्यू जनरेट करते, यानी फूड प्रोडक्ट जनरेट करते थे। अगर फूड प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है तो उसे कलेक्ट करने का जिम्मेदारी था लंबरदार को। इसे हम लोग हेडमैन ऑफ विलेज कहते थे। यानी ये प्लेजेंट के ही द्वारा हेडमैन चुना जाता था, यानी प्लेजेंट के ही द्वारा हेडमैन चुना जाता था और वही हेडमैन टैक्स कलेक्ट करके हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। जो लंबरदार प्लेजेंट टैक्स कलेक्ट करता था, इसको टैक्स कलेक्ट के लिए मिलता था लंबरदारी शेयर, यानी कुछ हिस्सा टैक्स का लंबरदार
रखता था और बाकी सारे हिस्से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था। जो लंबरदार के शेयर था वो नियर अबाउट 2% था। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता था। ठीक ठीक महलवारी एकदम परमानेंट सेटलमेंट जैसा है, जिसमें उसमें क्या होता था, परमानेंट सेटलमेंट प्लीजेंट वर्क करते थे और टैक्स कलेक्ट करने का काम जमींदार का होता था। फिर वो परमानेंट रेवेन्यू, एक फिक्स रेवेन्यू अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखते हैं। प्लीजेंट प्लीजेंट को शेयर ऑफ लैंड थे, यानी एक ही जमीन पे सारे प्लीजेंट वर्क किया करते थे, को शेयर ऑफ लैंड, यानी एक ही लैंड पे सारे हमारे प्लीजेंट वर्क करते थे। और विलेज लैंड बिलोंग टू ज्वाइंट इन यानी हम लोग ये कह सकते हैं ये लैंड पूरे गांव का हुआ करता था। किसी यहाँ पे ओनरशिप ऑफ लैंड किसी को नहीं दिया गया, ओनरशिप ऑफ लैंड किसी को दिया नहीं गया, वह को शेयर था, लैंड का ओनरशिप सब में बराबर बटा हुआ था। तो इसमें क्या था, महलवारी सिस्टम में देखते हैं। प्लीजेंट वो एक वर्क करेगा पीस ऑफ लैंड पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे सारे प्लीजेंट वर्क करेंगे। फिर जो रिवेन्यू आएगा उसे कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मेदारी लंबरदार का होता है। और फिर लंबरदार वो टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेगा। इस सिस्टम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एम था, मेन उद्देश्य था कि वो 80 से 95% ऑफ टैक्स कलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस लैंड से 100 kg ऑफ राइस का ग्रोथ हो रहा है, यानी एक लैंड से सारे प्लीजेंट मिलकर अगर 100 kg ऑफ राइस की ग्रोथ कर रहे हैं, तो नियर अबाउट 80 to 85 kg ऑफ राइस कौन ले लेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स के रूप में ले लेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एम था कि उनको इस पीस ऑफ लैंड से, यानी प्लीजेंट से उनको 80 to 95% का टैक्स को ग्रो करना था, यानी रिवेन्यू कलेक्ट करना था। और जिस विलेज पे प्लीजेंट वर्क करते थे वो को शेयर था, यानी वो लैंड किसी एक का नहीं बल्कि सारे गांव के प्लीजेंट में बटा हुआ था। तो रिवाइज कर लेते हैं। प्लीजेंट लैंड पे वर्क करेंगे, लैंड को शेयर है, यानी पूरे गांव के लोगों से बिलोंग करता है, किसी एक का ऑनरशिप इस पे नहीं लागू होता है। और टैक्स को कलेक्ट करने का काम होता है लंबरदार को हम लोग हेड ऑफ विलेज कहते हैं, और ये लंबरदार प्लीजेंट के ही द्वारा चुना जाता है और इसे टैक्स कलेक्ट करने के बदले से दिया जाता है लंबरदारी शेयर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एम होता है टू कलेक्ट 80 to 95% ऑफ टैक्स। अब ये टैक्स किस बेस पे कलेक्ट होता है हम लोग आगे इसके बारे में भी देखेंगे। बेसिकली टैक्स 80 to 89% तो निर्धारित होता है। अब इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है और किस बेस पे कहा जाता है कि फसल होने से पहले ही बताया दिया जाता है कि हमारे जो ये लैंड है, मान लेते हैं एक पीस ऑफ लैंड है, टैक्स अभी ग्रोथ यानी कि इसमें अभी हम लोग फसल नहीं लगाए हैं, फसल लगाने से पहले हम लोग इसका रिसर्च करेंगे, इस लैंड पे हम लोग सर्च करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस लैंड की पूरी छानबीन की जाएगी और ये बताया जाएगा कि इस लैंड पे एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ होगा, जिसके इस लैंड की कैपेसिटी है कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ करेगी, जिसमें से 80 और 89% ऑफ टैक्स मुझे दे दिया जाएगा। इफ़ यू नॉट गेट, हम लोग आगे इसको देख लेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट को इंडिया में लागू करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक हॉट मैकेंजी। तो महलवारी सिस्टम को भारत में कौन इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम है हॉट मैकेंजी, और ये इंट्रोड्यूस होता है 1822 में। दिस इज द बेसिक। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये बस एक सिंपल इंट्रोडक्शन होता है महलवारी सिस्टम का। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें प्लेजेंट एक पीस ऑफ लैंड पे सारे गांव के लोग काम करेंगे, फिर वहां से जो प्रोडक्ट ग्रोथ होगा उसे लंबरदार कलेक्ट करेगा और उसको कलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा लंबरदारी शेयर, और फिर वो लंबरदारी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेगा। महलवारी सिस्टम से ब्रिटिश का ये एम था कि इनको प्लीजेंट से 80 to 95% टैक्स कलेक्ट करना था। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इन 1822 में। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, ब्लैंक स्लाइड, हाँ थर्ड स्लाइड। महलवारी सिस्टम ऑफ 1822 इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। यानी कि जो हमारा महलवारी सिस्टम है जो वह इंट्रोड्यूस हुआ था 3 जगहों के नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब और मध्य प्रदेश के रीजन में। यानी कि जो महलवारी सिस्टम था, जैसे कि हमारा परमानेंट सेटलमेंट बिहार,
और उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ था। वैसे ही महलवारी सिस्टम 1822 हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नाउ वी आर गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। विलेज बेस रिवेन्यू। ये विलेज बेस रिवेन्यू क्या होता है, क्योंकि विलेज बेस रिवेन्यू देख लेते हैं। अंडर द महलवारी सिस्टम द रिवेन्यू वाज असेस्ड एंड कलेक्ट एज अ विलेज लेवल। यानी कि यहाँ पे जो महलवारी सिस्टम में जो हम टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वो एक विलेज लेवल पे था, क्योंकि गांव में जो प्लीजेंट रहते हैं उनसे वो टैक्स कैसे कलेक्ट करें। क्योंकि गांव में हमारे जब देश कोलोनाइजेशन था तो गांव में क्या हुआ करता था कि एक ही लैंड पे पूरे गांव वाले वर्क करते थे, और फिर उनसे हम लोग टैक्स कैसे कलेक्ट करें इसके बारे में महलवारी सिस्टम को लागू किया था। इसके लिए महलवारी सिस्टम को लागू किया था। रेदर देन टैक्सिंग इंडिविजुअल फार्मर डायरेक्टली, और कह रहा है कि एक फार्मर से एक फार्मर के घर जा जाकर टैक्स कलेक्ट करने की जगह द सिस्टम रिकॉर्गनाइज विलेज ऐसा यूनिट। और मतलब कहने का अर्थ है कि हम एक फार्मर के घर जाने से अच्छा है कि हम एक गांव को एक यूनिट मान लें, यानी एक ग्रुप मान लें, एक मान लें, एक गांव को केवल एक माने, ना कि हम एक फार्मर को लेके चलें, यानी हम एक गांव को एक मानेंगे। एंड द विलेज हैंडमैन लंबरदार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑल लैंड होल्डर। अर्थात कि एक पीस ऑफ लैंड को हम एक मानेंगे। इसमें कितने लोग वर्क कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, यानी एक गांव में एक लैंड पे पूरे फार्मर वर्क कर रहे हैं तो हम इस लैंड को एक मानेंगे। और लंबरदार को हमें जिम्मेदारी देंगे कि इस लैंड से हमें 80 to 90% ऑफ रेवेन्यू चाहिए, ना कि हम एक फार्मर के पास जाकर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। हम केवल विलेज हेडमैन जो हमारा लंबरदार है उससे हम लोग टैक्स लेंगे, और लंबरदार का काम ये होगा तो हर एक इस लैंड से किसी रूप से किसी भी तरह से इस लैंड से हमें 80 to 95% टैक्स कलेक्ट करके दे। जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक लंबरदार बैठा हुआ है और गांव के सभी लोग ये देख रहे हैं कि 80 to 89% ऑफ टैक्स देने के बाद उनके पास क्या बच रहा है। यहाँ भी वही सेम हो रहा है सीन कि टैक्स लंबरदार ने टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब वो लोड हो रहा है ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिए गए समय के अनुसार वहां तक पहुंचाए जा सके। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करने भी नहीं आती थी, वह टैक्स लंबरदार का जिम्मेदारी था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक वो टैक्स को पहुंचाए। तो हमारे फार्मर जितने भी वर्क करते थे उन्हें एक माना जाता था, और जितना भी प्रोडक्ट एक लैंड से इंट्रोड्यूस होता था, ग्रोथ होता था, लंबरदार का ये काम था कि वहां से जनरेट हुई 80 to 95% ऑफ टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाए। ये लंबरदार की ड्यूटी थी। तो यहाँ पे हम लोग एक गांव को केवल एक यूनिट मान के चलते थे, ना कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हर घर घर जाकर ब्रिटिश टैक्स नहीं कलेक्ट करता था। वो बस एक महल को एक मानता था, और वहां पे एक हेडमैन बैठा देता था जिससे हम लोग लंबरदार कहते हैं, और वह की ही जिम्मेदारी होती थी टैक्स कलेक्ट करके हर एक लैंड होल्डर से टैक्स कलेक्ट करके कहाँ तक पहुंचाना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचा देना। इसे हम लोग कहते हैं विलेज बेस्ड रेवेन्यू कलेक्शन। नाउ इफ यू हैव डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, या तो क्लास में या तो किसी भी रूप में हमसे आप पूछेंगे, मैं बता दूंगा। नाउ वी आर गोइंग ऑन 5 स्लाइड। हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं असेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि कैसे निर्धारित किया जाए कि एक लैंड से कितना रेवेन्यू निकलेगा और उन्हें कितना चाहिए। ये भी हो सकता है ना कि मान लेते हैं एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हुआ, लेकिन हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बताएं कितना ही रेवेन्यू हुआ, तो हमें 82 फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 kg ऑफ राइस हुआ, लेकिन हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को क्या बताया कि 50 kg राइस हुआ, तो हमने 50 kg अपना इधर से बचा लिया ना, तो हमारा टैक्स कितना होगा, 80 to 90% लेके चलते हैं तो मान लेते हैं 40 to 45 kg हमारा टैक्स होगा। तो इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचने के लिए क्या करती है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर उसे हमेशा ही आना होता तो विलेज बेस्ड रेवेन्यू थोड़ी ना रखता, इंडिविजुअल रखता। तो वो कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, कैसे वो टैक्स कलेक्ट करेगा लैंड से, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। द असेंबलेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द लैंड प्रोडक्ट कैपेसिटी।
कह रहा है कि लैंड से जो टैक्स कलेक्ट होगा वो पहले ही निर्धारित कर दिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रो होने से पहले। मान लेते हैं पीस ऑफ लैंड है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर आएगा, इस लैंड की पूरी जांच पड़ताल करेगा और बताएगा कि यहाँ से 120 kg ऑफ राइस ग्रो होगा। अब ये हो या ना हो उससे इसको मतलब नहीं है। उसने आया, लैंड का इंस्पेक्शन किया और बता दिया कि इस लैंड की कैपेसिटी जो है, उगाने की क्षमता जो है, प्रोडक्ट देने की क्षमता जो है वो 100 kg ऑफ राइस की है। तो अर्थात इसके अनुसार उसका जो टैक्स होता है वो 95 kg ऑफ राइस का होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोडक्ट होने से पहले, प्रोडक्ट निकलने से पहले वो पहले ही बता दिया करता था कि हमारे इस लैंड की कैपेसिटी है 120 kg ऑफ राइस और इससे वह इसके अनुसार जो इसका 95 kg टैक्स बनता है उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे आपका 1 kg निकले या ना निकले, लेकिन उसे 95 kg उसका तय है, उसको उसे ये फसल जैसे कटेगी उसको 95% ऑफ टैक्स चाहिए। टेकिंग इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, क्रॉप ग्रो एंड इरिगेशन फैसिलिटी। अब देखता है कि नेचर ऑफ सॉइल कितना है, मतलब कैसी फर्टिलिटी है। अगर लैंड की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो वैसे ही बताएगा कि ये लैंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकलेगा। और आस पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी यानी नदी है, नहर है, तो ये बोलेगा कि अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी है, यानी सिंचाई की व्यवस्था अच्छा है। और नेचर ऑफ सॉइल भी अच्छा, यानी मिट्टी की जो प्रकार है, ज़्यादा फर्टिलिटी है, क्लेई सॉइल है, अच्छी इसमें फसल होगी। क्रॉप टाइप, जो हम लोग फसल बो रहे हैं अगर उसकी भी टाइप वो देखेगा, क्योंकि कहेगा कि अच्छा सीड बोया जा रहा है, अच्छी मिट्टी है और अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी है, सूखा नहीं पड़ेगा, पास में नदी है। इस बेस से क्या होता है, वो बताता है कि इस लैंड की कैपेसिटी क्या है, ग्रो करने का बहुत ज़्यादा है। लैंड की कैपेसिटी, लैंड की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सॉइल ऑफ नेचर अच्छा है, क्रॉप ग्रो अच्छा है और इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा होगा। एंड दिस एम टू स्टैब्लिश अ फेयर बेस ऑफ टैक्सेशन। और इस सभी बातों को ध्यान में रख के टैक्स का एक सही रूप से, एक सही रूप देने की कोशिश किया जाता था कि जो टैक्स हमने डिसाइड किया है वो लैंड और क्रॉप और इरिगेशन फैसिलिटी के अनुसार डिसाइड हो। अगर कहीं पे मान लेते हैं सॉइल की नेचर गलत अच्छी नहीं निकली, क्रॉप ग्रो भी अच्छा नहीं हो रहा है और इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स 120 kg से कम करके 80 kg, या ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे लैंड अच्छा था, इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई का व्यवस्था अच्छा, वहाँ पे टैक्सेस भी ज़्यादा लगती थी, और जहाँ पे सारी सुविधा नहीं थी वहाँ टैक्स थोड़े कम लगते थे। लेकिन जितना प्रोटेक्शन उनका लगता था, ब्रिटिश तो एकदम मैक्सिमम जाता था कि 120 एकदम मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसमें से भी वो 80 to 95% टैक्स कलेक्ट कर लेता था। यानी अगर टैक्स कम पे लिया जाए तो प्रोटेक्शन कम होगा, यानी टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम कम मिलेगा। जब सॉइल का नेचर खराब होगा, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगा, तो वो टैक्स कम लेता था, लेकिन तब उसकी कैपेसिटी भी तो कम होती थी। आज जैसे कैपेसिटी कम हो गई, उसमें से वो भी 95% ऑफ टैक्स कलेक्ट कर लेगा, तो प्रोडक्ट बचेगा ही कहाँ। यानी ये हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था वो लैंड प्रोडक्ट कैपेसिटी, यानी कितना लैंड से रिवेन्यू निकल सकता था, इस बेस पे लिया जाता था। नाउ वी गो ऑन आवर 6th स्लाइड, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल। नाउ दिस इज द सेम वी गोना रिवाइज द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल, यानी सभी गांव की जिम्मेदारी होती थी टैक्स को कंप्लीट करने का। द रिवेन्यू वॉज फिक्स फॉर द इंटायर विलेज और ए महल। और हमने जैसे अभी देखा कि हमारा जो महलवादी सिस्टम था, इसमें हम पहले ही लैंड का इंस्पेक्शन करके हम लोग अपना रिवेन्यू फिक्स कर देते थे कि एक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फसल की कटाई में हमें चाहिए, which means that all the individual in the महल were jointly responsible of paying it। और इसका मतलब ये हुआ कि गांव के हर एक इंसान को इतना अमाउंट पे करना जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा है कि इस बार इस लैंड से 100 kg ऑफ राइस होगा और उसे 80 से 95% टैक्स चाहिए, तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स को पे करे, यानी सब मिल के करेंगे, कोई एक अकेला टैक्स नहीं पे करेगा, सारे गांव के लोग मिल के करेंगे। इफ द रेवेन्यू वाज नॉट फुलफिल पेड इट कुड क्रिएट डिफिकल्ट फॉर ऑल द विलेजर। और ऐसा भी होगा
अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि 80 to 89% उसको टैक्स चाहिए, अगर गांव के लोग उसे फुलफिल करने में फेल रहे तो सभी गांव वालों को दंड मिलेगा, सभी गांव के लोगों के लिए मुश्किलें होंगी। हम लोग ये आगे देखेंगे किस प्रकार की मुश्किलें, कहने में तो बहुत आसान है लेकिन हम आगे देखेंगे कैसे एक प्लेजेंट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पनिश किया जाता था। आगे देखते हैं। लीड टू कम्युनियल प्रेशर टू पे, और उसके ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के प्रेशर बनाए जाते हैं, बहुत विचित्र प्रेशर बनाए जाते हैं। किसी के घर से किसी को उठवा लेना, किसी को मारना पीटना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऐसे प्रेशर बनाए जाते थे जिसके कारण प्लीजेंट को बोरिंग करनी पड़ती थी, उधार देना पड़ता था, और कभी कभी प्लीजेंट खुद की सुसाइड भी कर लिया करता था। और जब प्लीजेंट ने बहुत देखा कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकाल में उन्हें बहुत ज्यादा सुसाइड करना पड़ता है, मतलब हार मानने से अच्छा उन्होंने ये सोचा कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे, या तो वो चोरी करेंगे या कुछ भी घुसपैठ करेंगे वगैरह वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल में क्या आता है कि पूरे गांव की जिम्मेदारी बनती है वो टैक्स को पूरा करना, फुलफिल करना। अगर पूरे गांव के लोग उस टैक्स को फुलफिल करने में असफल रहते हैं तो फिर सबको ही सजा दी जाती थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 7, फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट। ये मेन रीजन था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंट सेटलमेंट से महलवारी सिस्टम पर लाके खड़ा किया। क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि एक एक्स अमाउंट, जो उनका एक्स अमाउंट जो भी था वो फिक्स हो गया था, यानी अब फसल कितना भी अच्छा हो कितना भी बेकार हो उनका जो अमाउंट है फिक्स रहेगा, इससे ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट पे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस महलवारी सिस्टम में क्या था, जैसे हम लोग लैंड की कैपेसिटी देखेंगे अच्छी हो रही है, हमारा जो ग्रोथ होगा, हमारा जो टैक्स होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि हम पहले ही बता देते हैं कि इसकी कैपेसिटी इतना है, हमारा जो टैक्स बनेगा वो इतना होगा एक्स अमाउंट में। वो देख, the system allow for some flexibility in payment with the amount of being modified based on the agriculture production। वही कह रहा है कि इसमें क्या था कि जो पेमेंट था वो फ्लेक्सिबल था, बढ़ाया जा सकता था, घटाया जा सकता था। अगर जैसे जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है वैसे वैसे पेमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी घटेगा तो वैसे पेमेंट क्या होगा, घटेगा। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो घटाने की बात नहीं की थी, लेकिन यही रूल था कि अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो टैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रोडक्ट घट रहा है तो टैक्स भी क्या होगा, घटेगा। दिस वाज द डिफरेंट फ्रॉम द हरेसमेंट परमानेंट सेटलमेंट, हर्षा परमानेंट सेटलमेंट वेयर पेमेंट वेर फिक्स एंड डिड नॉट अकाउंट फॉर चेंज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। और कह रहा कि ये अलग था किससे, परमानेंट सेटलमेंट पे, जहां पे पेमेंट फिक्स हुआ करता था और उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे एग्रीकल्चर के आउटपुट बेस पे, यानी एग्रीकल्चर से कितना प्रोडक्ट निकल रहा है इस बेस पे हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट पे हमने देखा था क्या था, एक पीस ऑफ लैंड है और इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू फिक्स हो गया कि 100 kg हर साल आपको देना है। अब चाहे इस प्रोडक्शन से, इस लैंड से हमारा प्रोडक्ट 2 kg हो या 20 kg हो, 200 kg हो, हमें हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 kg फिक्स देना है। जिससे क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैलरी एक बर्डन हो गया, मतलब फिक्स हो गया, कभी वो चेंज नहीं होगा। यानी उनकी जो इंडिया में ग्रोथ थी वो एक फिक्स लेवल तक आ गई थी कि वो लोग भारत में कितना भी साल रहे, उनकी जो ग्रोथ होगा हर साल का रिवेन्यू जो का फिक्स होगा, उनकी कभी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन फ्लेक्सिबल इन रिवेन्यू यानी महलवारी सिस्टम में क्या था, उनकी ग्रोथ होगी ऑन द बेस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, यानी खेत से हम लोग कितना कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर से कितना आउटपुट निकल रहा है, इस बेस पे उनका क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। मानते हैं कि इस साल हम एग्रीकल्चर की कैपेसिटी 100 kg है तो उनका टैक्स होगा 80 kg, और अगली बार मानते हैं एग्रीकल्चर की आउटपुट 200 kg कैपेसिटी है कि वो 200 kg आउटपुट दे रहा है तो उनका टैक्स भी कितना हो जाएगा, 160 kg। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि उनका जो फिक्स रेवेन्यू था हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, उनकी कभी ग्रोथ नहीं होती ऑन द बेस ऑफ प्लीजेंट टैक्स। आगे देखते हैं व्हाट इज इम्पैक्ट। अब यह है कि अगर प्लीजेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था जब वो टैक्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि हमें पता है कि अगर हम कोई भी अमाउंट फिक्स कर देते हैं तो हम किसी भी रूप में मानते हैं कि हमने अमाउंट फिक्स कर दिया कि ये 100 kg निकलेगा एक लैंड से, तो क्या जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि रेनफॉल अच्छा होगा, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है रेनफॉल अच्छा ही हो।
अगर हमने प्रिडिक्ट किया कि सॉइल कैपेसिटी अच्छी यानी फर्टिलिटी अच्छी है, तो क्या यह जरूरी है कि फर्टिलिटी अच्छी ही हो? हम ये कहते हैं कि क्रॉप में कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा, यानी हमारा क्रॉप एकदम सुरक्षित रहेगा। क्या ये जरूरी है कि हमारा क्रॉप हमेशा सुरक्षित रहे? तो क्या होता था कि हर साल दर साल कभी बारिश नहीं होती थी, कभी मिट्टी खराब हो जाती थी, और कभी 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 खेत में कीड़े लग जाते थे, कभी कभी सूखा ही पड़ जाता था, पूरी सराहनीय फसल होती ही नहीं थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 80 to 95% टैक्स था, उनके पास खुद का खाने को नहीं बचता था, तो वो टैक्स कैसे देंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कैसे देंगे? तो जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो हमें पता है वो पनिश करते थे। इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे कैसे प्लीजेंट के ऊपर, प्लीजेंट के लाइफ में ये जो टैक्स सिस्टम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो डाला गया था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्लीजेंट पर। ऐसा तो हमको सबको पता है कि हम लोग पहले अगर क्या कहते हैं अंदाजा लगा लें, पहले ही हम लोग तय कर दें कि पॉसिबिलिटी है इतना ग्रोथ होने का, उतना ग्रोथ होने में एक 6 से 8 महीने का मंथ लगता है, और वो 6 से 8 महीने में हमारा क्लाइमेट कैसा होगा इसका हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही लैंड से प्रेडिक्ट करके 80 to 95% टैक्स कलेक्ट करने की बात करता था, उसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसके कारण ये काम हो नहीं पाया। जैसे कि रेनफॉल, अगर हमने ये सोचा कि रेनफॉल अच्छा होगा, अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो प्रोडक्ट जो हमने सोचा था कि एग्रीकल्चर आउटपुट निकलेगा वो कम, एग्रीकल्चर आउटपुट निकलेगा वो कम निकलेगा, तो हमारा बर्डन बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स की बर्डन बढ़ेगी। अगर हमने प्रेडिक्ट किया कि 80 kg ऑफ राइस निकलेगा, लेकिन मौसम खराब होने पर कारण वहाँ पे जीरो, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी हमें 80 kg ऑफ टैक्स तो देना पड़ेगा, 80 kg ऑफ राइस ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, जो हम नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे पास फसल ही नहीं हुआ तो हम प्लेजेंट है, हम कैसे दे पाएंगे? हम खुद, तो उसके वजह से जो इम्पैक्ट आता था, जो सजा दी जाती थी, वो हम लोग देखते हैं। एक बहुत फेमस टॉर्चर रूल था, बॉम्बो टॉर्चर इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर एंड एक्सीड वेयर अ बॉम्बू शूट ग्रो थ्रू द बॉडी ऑफ विक्टिम। इसमें क्या होता था कि एक बॉम्बू लगाते थे, नया नया बॉम्बू लगाते थे, फिर उसके ऊपर एक इंसान को सुला देते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग बॉम्बू लगाए नीचे और इसके ऊपर एक इंसान को सुला दिए। वो बॉम्बू धीरे धीरे ग्रो करेगा, बॉम्बू धीरे धीरे ग्रो करेगा और इंसान के शरीर को फाड़ के निकल जाएगा। जैसे कि वो उसका जो सूट होता है, वो बॉडी ऑफ विक्टिम, अगर एक किसी इंसान के शरीर को फाड़ के बाहर निकल जाता है, बॉम्ब, इसे हम लोग कहते हैं बॉम्बो टॉर्चर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जूम करके देखिए, कभी कभी प्लीजेंट को इस जो हम एरो की तरह दिख रहा है, इसके ऊपर टांग देते थे और उसके हाथ और पैर में हैवी मेटल और स्टोन बांध देते थे, जिसके कारण उसके शरीर धीरे धीरे ये जो एरो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे शरीर को फाड़ के बाहर निकल जाता था और कुछ दिन में इसकी मृत्यु हो जाती थी। ये सारे काम प्लीजेंट के साथ किया जाता था जब वो टैक्स फुलफिल करने में असफल रहते थे। और कभी कभी प्लीजेंट को इस तरह रस्सी पे बांध कर छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, यानी पूरे प्लीजेंट अगर टैक्स नहीं चुका पाते थे तो उनको 20 शहर में ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर उनके शरीर को बांध दिया जाता था और उनको दिन भर वहीं पे दौड़ाया जाता था, और जिसके कारण समय वक्त के साथ धीरे धीरे माल न्यूट्रिशन के कारण, न्यूट्रिशन कमी होने के कारण वो उनकी डेथ हो जाती थी। या इसे हम लोग कहते हैं बॉम्बू टॉलरेट। आगे देखते हैं इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट देखते हैं स्मॉल फार्मर फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो जो हमारा 80 to 85% टैक्स की बात आ रही थी, जिसके कारण हमारे प्लेसेंट को फाइनेंशियल डिफिकल्टी मिल रही थी, यानी वो और गरीब से गरीब होते जा रहे थे, उनका टैक्स का दर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो घटता ही जा रहा था। जैसे कि एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, सारे जो मनी थे, जो सारे प्रोडक्ट ग्रो हो रहे थे, वो सारे प्रोडक्ट टैक्स में ही चले जा रहे थे। यानी लैंड पे लगाने के लिए अगर हम खेती फिर पैसे नहीं लगाते हैं तो फिर फसल अच्छा कैसे होगा? तो हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे जो लैंड की कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ आउटपुट थी वो कम होने लगी और टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उन पर बर्डन बनते गया, जिसके कारण और गरीब से गरीब होने लगे। The system also faced restrict the farmer particular of time, drought, poor harvesting. When they fix revenue become burden
एंड सेम बात कह रहा है कि जो फिक्स रिवेन्यू किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कभी कभी वहां पे सूखा पड़ जाता था, कभी कभी खेती अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण फसल कम होता था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फिक्स रिवेन्यू किया गया था, तय रिवेन्यू किया गया था कि इस साल हमारा जो टैक्स इस लैंड से होगा वो इतना होगा, एक्स अमाउंट होगा, वो उनके ऊपर एक बर्डन बन जाता था। और जिसके कारण ब्रिटिश के टैक्स पे करते वो पीजेंट अपनी पूरी आउटपुट दे देता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उनके पास कुछ नहीं बचता था। और फिर वो लैंड में कैसे खेती करेंगे, इसलिए वो लोग किसानी से छोड़कर सुसाइड करने लगे या चोरी डकैती अदर एक्टिविटी में इंगेज हो गए। डिफॉल्टर कुल फेस इंक्रीज टैक्स लेबिलिटी एंड एडिशनल पेनल्टी। और कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फार्मर हुआ जो टैक्स देने से मना कर दिया, तो टैक्स देने से मना कर दिया, कोई ऐसा महल हुआ जो ब्रिटिश का टैक्स पे नहीं कर पाया और उसका विरोध कर दिया, तो उस डिफॉल्टर को वो लोग और ज्यादा टैक्स बढ़ा, मतलब उनको और टैक्स पे करने पड़ते थे अगले साल, और उनके साथ साथ एडिशनल पेनाल्टी दिया जाता था। मान लेते हैं उनके घर से किसी महिला को उठा लेना है, किसी पुरुष को पीट देना है, या बॉम्बू टॉर्चर है, डिफिकल्ट प्रकार के टॉर्चर देना, जिसके कारण उनकी पूरी जीवन गाथा टूट जाती थी, जितना हिम्मत था पूरा खत्म हो जाता था, मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर द स्ट्रगलिंग टू मेक देयर पेमेंट। और ब्रिटिश चाहता ही नहीं था कि वो लोग अपने पेमेंट को पूरा कर सके। जो अगर ब्रिटिश का खिलाफ आ जाता था तो उनकी टैक्स को इतना इंक्रीज कर देता था कि वो लोग कभी जीते जी उस टैक्स को पूरा नहीं कर सकते। There are often community pressure and social stigma associated with the failing of pay tax. Village headmen and other villagers might exert social pressure of defaulter to ensure complaint. और कहता था कि कोई भी अगर इंसान किसी महल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जाता था तो सोशल प्रेशर बनाया जाता, सामाजिक यानी आसपास के लोगों के द्वारा प्रेशर बनाया जाता था, जैसे कि पास पड़ोस, और विलेज हेडमैन जो था वो भी उसके ऊपर प्रेशर बनाता था कि टैक्स को समय पे जमा किया करो। और आगे देखते हैं इम्पैक्ट, फिर देखते हैं। और एक बहुत फेमस इम्पैक्ट है फेमाइन। फेमाइन क्या होता है कि हमारे बॉडी, एक हम लोग न्यू पेज ऐड करते हैं, देखते हैं। हमारी बॉडी जो होती है वर्क करती है किलो कैलोरी, देन वो शिफ्ट करती है कार्बोहाइड्रेट, देन वो शिफ्ट करती है फैट, देन वो शिफ्ट करती है हमारी प्रोटीन, देन वो शिफ्ट करती है हमारे सेल यानी मसल्स के ऊपर। अगर हमारी बॉडी के फ्यूल होते हैं, अगर हमारी बॉडी को ऐसा प्रॉपर वर्क करना है तो पहले वो किलो कैलोरी पर वर्क करती है, यानी एनर्जी अपना किलो कैलोरी से लेती है। फिर जब किलो कैलोरी खत्म हो जाता है फिर उससे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है। फिर जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो वो फैट से एनर्जी लेती है। यहाँ तक एक हेल्दी बॉडी होती है। लेकिन जब हमारे शरीर में एक भी किलो कैलोरी नहीं बचता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बचता है और फैट भी नहीं बचता है, तब हमारी बॉडी एनर्जी लेती है प्रोटीन से। हमारी एनर्जी किसी लेती है प्रोटीन से। और जब हमारी बॉडी की पूरी प्रोटीन भी खत्म होती है तब हमारे बॉडी एनर्जी लेती है मसल से, जिसके कारण हमारे मसल्स मास कम हो जाते हैं और हमारी सारी हड्डियां दिखने लगती हैं, स्केलेटन बॉडी के दिखने लगते हैं। तो हमारी बॉडी पहले वर्क करती है किलो कैलोरी पे, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, फिर मसल। जैसे जैसे हम खाना नहीं खाते हैं, अगर मान लेते हम 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाते, तो पहले हमारी बॉडी किलो कैलोरी पे वर्क करेगी। फिर जैसे किलो कैलोरी खत्म होगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा फैट, फिर प्रोटीन, जैसे ये सब खत्म हो जाएंगे तब वो लेती है मसल्स, यानी मसल्स को खाना शुरू करती है। फेमाइल में क्या होता है, वो मसल पूरे खाना लेती है। मसल हमारी बॉडी अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी को चलाने के लिए हमारी मसल को ईट करना शुरू करता है, देखते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करता है। A famine is a extreme scarcity of food। कह रहा है कि फेमाइन एक ऐसा सिचुएशन है इसमें खाने की बहुत कमी के कारण होता है। फेमाइन एक ऐसा सिचुएशन आता है जो खाने की बहुत कमी के कारण होता है इन द रीजन ऑफ कंट्री लीडिंग अ विस्फोरिड हंगर, मालन्यूट्रिशन एंड अदर डेथ एंड ऑफ्टन डेथ। कह रहा है कि ये उस कंट्री में होता है जहां पे बहुत भूखमरी आई हो, बहुत भयानक भूखमरी आई हो। माल न्यूट्रिशन, लोग अजीब प्रकार के खाना खा रहे हैं, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो खराब न्यूट्रिशन फूड है।
and it usually occurs due to the combination of factors such as drought, crop failure, economic crisis and poor government policy. तो कह रहा है कि फेमाइन क्या होता है, खाने की कमी के कारण होता है। अब देखिए प्लीजेंट की लाइफ कैसा है, वो लोग जो प्रोटेक्ट को ग्रोथ कर रहे हैं वो पूरा टैक्स के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को दे रहे हैं, तो उनके पास वैसे भी खाने को कुछ बच नहीं रहा है, जिसके कारण ये लोग फेमाइन के शिकार हो गए। फेमाइन क्यों होता है, ये ज्यादातर सूखा पड़ने के कारण होता है। किसी देश में या किसी स्थान पे पूरी की पूरी सूखा पड़ जाए तो वहां पे कोई क्रॉप होगा नहीं, क्रॉप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो प्लेजेंट है वो कुछ खा नहीं पाएंगे। क्रॉप फेलियर, अगर वो कोई क्रॉप बोए किसी भी कारण से उनका क्रॉप पूरी की पूरी तरह खराब हो गया, जल सकता है या किसी पेस्टिसाइड के द्वारा खराब हो जाए। और इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होता है कि कभी कभी किसी देश की पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था जो होती है वो खत्म हो जाती है, उसके कारण भी होता है। या पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पे हम लोग मेन रूप से देखेंगे पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स सिस्टम था, उसे हम लोग कह सकते हैं पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि ये पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी ही था जो उनकी एम थी 80 to 95% रेवेन्यू ग्रोथ करने का, यानी टैक्स लेने का। वही कारण बनता है यहाँ पे फेमाइन का, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी हम लोग कहें कि सिस्टम था, महलवारी, परमानेंट, रैयतवारी, सब में कोई ना कोई एक खामियां थी। जैसे कि अभी तक हमने देखा परमानेंट सिस्टम, वहां पे उनकी खामियां ये थी कि जमींदारी शेयर फिक्स नहीं था, कि जमींदार के कितना शेयर बनता है फिक्स नहीं था। जैसे कि यहाँ पे क्या था, लंबरदार का टैक्स फिक्स है, लंबरदार का जो टैक्स फिक्स है, उस तरह जमींदार का परमानेंट सेटलमेंट टैक्स फिक्स नहीं था। वहां पे वो कारण बनता है पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी का। और महलवारी में जो फेलियर था, जो पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी बन के कहा गया इसे, इसका कारण यही था कि वो 80 to 95% रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे। और यही पुअर पॉलिसी हमारे प्लेजेंट को फेमाइन कंडीशन में डालना शुरू किया। फेमाइन एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारी बॉडी के मसल्स, जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं, हमारी बॉडी उसका यूज करना शुरू करती है खुद को एज अ फ्यूल प्रोड्यूस करने, यानी खुद को जीवित रखने के लिए। इससे हम लोग कहते हैं फेमाइन। और ये फेमाइन बंगाल में आया था और उसमें 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं एक टैक्सेस, ये सारे इम्पैक्ट पड़े टैक्सेस सिस्टम के हमारे इंडियन प्लेजेंट के ऊपर। तो I think that is enough. Thank you to this class. My name is Ashik Kumar Yadav. God bless you and be connected.